हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवा वॉयस लाइब्रेरी में। आज आपको लोक व्यवहार पुस्तक के नए चैप्टर जिसका नाम है सहयोग कैसे हासिल किया जाए की ऑडियो बुक के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की ऑडियो बुक सहयोग कैसे हासिल किया जाए। दूसरे व्यक्तियों के विचारों के बजाय हम सभी को अपने विचारों पर ज्यादा विश्वास होता है, इसलिए इसमें समझदारी नहीं है कि हम अपने विचारों को दूसरों के गले से नीचे उतारने के लिए अपना पूरा जोर लगा दें। इसके बजाय क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम सिर्फ सुझाव दें और सामने वाले व्यक्ति को निष्कर्ष सोचने दें। एडोल्फ सेट्स ऑटोमोबाइल शोरूम के सेल्स मैनेजर हैं और मेरे एक कोर्स के विद्यार्थी हैं। उनके सामने अचानक यह समस्या आ गई कि उन्हें हताश और बिखरे हुए ऑटोमोबाइल सेल्समैनों के समूह में उत्साह फेंकना पड़ा। उन्होंने एक सेल्स मीटिंग बुलाई और सेल्समैनों से पूछा कि वे कंपनी से क्या क्या चाहते हैं। उनके विचार सुनते समय उन्होंने सुझावों को ब्लैकबोर्ड पर लिख लिया। इसके बाद उन्होंने कहा, आप मुझसे जो चाहते हैं वह सब आपको मिलेगा। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मुझे आपसे क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए। जवाब जल्दी और तेजी से आए, वफादारी, ईमानदारी, टीम वर्क, हर दिन 8 घंटे मन लगाकर काम करना, उत्साह, जोश इत्यादि। मीटिंग एक नई प्रेरणा, एक नई आशा के साथ खत्म हुई। एक सेल्समैन ने तो 14 घंटे रोज काम करने का वादा किया और मिस्टर सेल्टस ने मुझे बताया कि इस मीटिंग के बाद उनकी कंपनी की बिक्री बहुत बढ़ गई। मिस्टर सेल्ट्स बताते हैं, इन लोगों ने मुझसे एक तरह का नैतिक समझौता किया था। जब तक मैं अपनी तरफ के वादे पर कायम रहेगा, इन लोगों को भी अपने वादे पर कायम रहना होगा। उनकी इच्छाओं को पूछना वह जादुई तरीका था जिसने कमाल कर दिया। कोई भी इस बात को पसंद नहीं करता कि उसे कुछ बेचा जाए या उसे कुछ समझाया जाए। हम सब इस बात को पसंद करते हैं कि हम खुद कोई बात सोच या अपने मन से कोई चीज खरीदने का फैसला करें। हमें अपनी इच्छाओं, अपने विचारों के हिसाब से काम करना अच्छा लगता है। यूजीन वेसन का उदाहरण लें। उन्होंने यह सच्चाई जानने से पहले हजारों डॉलर का कमीशन गंवा दिया था। मिस्टर वेसन स्टाइलिस्ट्स और टेक्सटाइल निर्माताओं को स्केच बेचा करते थे। मिस्टर बेसन 3 साल से हर सप्ताह न्यूयॉर्क के एक नामी स्टाइलिस्ट के पास जा रहे थे। मिस्टर वेसन ने कहा, हालांकि उसने मुझसे मिलने से कभी मना नहीं किया, परंतु उसने मेरा कोई स्केच नहीं खरीदा। वह हमेशा मेरे स्केच को बहुत ध्यान से देखता था और इसके बाद कहता था, नहीं वेसन, मुझे लगता है कि यह स्केच हमारे काम नहीं आएंगे। 150 बार असफल होने के बाद वेसन ने महसूस किया कि शायद उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसने 1 सप्ताह तक मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने की कला पर हो रहे एक कोर्स में हिस्सा लिया ताकि उसे नए विचार मिल सकें और उसमें नया उत्साह जाग सके। उसने अपनी सीखे हुए नए तरीके पर अमल करने का फैसला किया। एक दिन वह अपने हाथ में आधा दर्जन अधबने स्केच लेकर खरीदार के ऑफिस में पहुंचा और कहा, मैं आपसे मदद चाहता हूं। मेरे पास कुछ अधूरे स्केच हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इन्हें किस तरह बनवाना चाहते हैं ताकि यह आपके काम आ सकें? खरीदार ने बिना कुछ कहे कुछ देर तक स्केचों की तरफ देखा और अंत में उसने कहा, आप इन स्केचों को छोड़ जाएं और कुछ दिन बाद आकर मिलें। वेसन 3 दिन बाद मिलने गया। खरीदार ने उसे जो सुझाव दिए थे उनके हिसाब से उसने स्केच पूरे किए और नतीजा यह निकला कि सभी स्केच स्वीकार कर लिए गए। इसके बाद खरीदार ने वेसन को बहुत से स्केचों का ऑर्डर दिया और मिस्टर वेसन ने वे सभी स्केच भी उसी के विचारों की मदद से बनाए। मिस्टर वेसन का कहना था, मैं तब तक इसलिए असफल होता रहा क्योंकि मैं उसे अपनी मनचाही चीज बेचना चाहता था। मैं उसे वह बेचना चाहता था जो मुझे लगता था कि उसे खरीदना चाहिए। फिर मैंने अपनी शैली पूरी तरह बदल डाली। मैंने उससे उसके विचार पूछे। इससे उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद ही डिजाइन बना रहा हो, और एक तरह से ऐसा ही हो रहा था। मुझे उतने स्केच बेचने नहीं पड़े। उसने अपने आप स्केच खरीदे। सामने वाले व्यक्ति को यह अनुभव कराना कि यह विचार उसी का है, बिजनेस और राजनीति में भी काम करता है और पारिवारिक जीवन में भी।
ओक्लाहोमा के पॉल एम डेविस ने अपनी क्लास को बताया कि उन्होंने किस तरह इस सिद्धांत पर अमल किया। मेरे परिवार और मैंने एक बहुत बढ़िया वैकेशन ट्रिप का आनंद लिया। मैं हमेशा से ऐतिहासिक स्थानों पर घूमने का सपना देखा करता था, जैसे गेटिसबर्ग में गृहयुद्ध की रणभूमि, फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल और हमारे देश की राजधानी। मैं जहां जाना चाहता या उनमें वैली फोर्ज, जेम्सटाउन और विलियम्सबर्ग भी शामिल थे। मार्च में मेरी पत्नी नैन्सी ने कहा कि गर्मियों में उसके हिसाब से न्यू मैक्सिको, एरिजोना, कैलिफोर्निया, नेवादा इत्यादि पश्चिमी राज्यों का भ्रमण करना ठीक रहेगा। वह कई सालों से इन जगहों पर जाना चाहती थी। जाहिर था कि यह दोनों ट्रिप एक साथ नहीं हो सकती थीं। हमारी बेटी एन ने जूनियर हाई स्कूल में अमेरिकी इतिहास में हाल ही में कोर्स पूरा किया था और वह अपने देश के विकास को आकार देने वाली घटनाओं में बहुत रुचि रखती थी। मैंने उसमें पूछा कि क्या वह हमारे अगले वैकेशन में उन जगहों की यात्रा करना चाहेगी जिनके बारे में उसने केवल किताबों में पढ़ा है। उसने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उसे बहुत खुशी होगी। इस चर्चा के 2 दिन बाद जब हम डिनर टेबल पर बैठे तो नैन्सी ने घोषणा की कि यदि हम सब सहमत हों तो इन गर्मियों के वैकेशन में पूर्वी राज्यों का भ्रमण कर लिया जाए, क्योंकि यह एन के लिए बहुत ही रोमांचक यात्रा होगी और हम सबको भी इसमें मजा आएगा। हम तत्काल सहमत हो गए। इसी मनोवैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग एक एक्सरे निर्माता ने किया। ब्रुकलिन के एक बड़े अस्पताल में एक्सरे मशीन की जरूरत थी। यह अस्पताल अमेरिका में सबसे अच्छा एक्सरे डिपार्टमेंट कहलाने के लिए सबसे आधुनिक उपकरण लगवाना चाहता था। एक्सरे डिपार्टमेंट के प्रभारी डॉक्टर एल के पास बहुत से सेल्समैन आकर अपनी कंपनी की मशीनों की तारीफ करते थे, परंतु एक निर्माता ज्यादा चतुर था। वह मानव स्वभाव के बारे में अपने प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा जानता था। उसने डॉक्टर एल को इस तरह का एक पत्र लिखा। हमारी फैक्ट्री ने हाल ही में एक नई एक्सरे मशीन बनाई है। यह मशीनें अभी हाल हमारे ऑफिस में आई हैं। हम जानते हैं कि यह मशीन निर्दोष नहीं होगी। हम इसमें सुधार करना चाहते हैं। हम आपके आभारी होंगे यदि आप आकर इस मशीन को देखें और हमें बताएं कि हम इसे आपके व्यवसाय के लिए किस तरह अधिक उपयोगी और बेहतर बना सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आपके कहे समय पर गाड़ी भिजवा दूंगा। डॉक्टर एल ने हमारी क्लास के सामने यह घटना सुनाते हुए कहा। यह पत्र मिलने पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं आश्चर्यचकित भी था और खुश भी। पहली बार किसी एक्सरे मशीन निर्माता ने मुझसे सलाह मांगी थी। इससे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं महत्वपूर्ण था। मैं आ सप्ताह बहुत व्यस्त था, परंतु मैंने एक डिनर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया और मशीन देखने चला गया। मशीन को मैंने जितने ध्यान से देखा उतना ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह मशीन बहुत अच्छी थी। किसी ने मुझे यह मशीन बेचने की कोशिश नहीं की थी। मुझे महसूस हुआ जैसे अस्पताल के लिए वह उपकरण खरीदने का विचार मेरा ही था। मैंने इसकी अच्छी क्वालिटी के कारण इसे खरीदा था। राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने अपने निबंध सेल्फ रिलायंस में कहा है, हर महान काम में हम अपने नकारे हुए विचारों को पहचान लेते हैं। वे एक विशिष्ट गरिमा के साथ हमारी ओर लौटते हैं। जब वुडरो विल्सन व्हाइट हाउस में थे, तब कर्नल एडवर्ड एम हाउस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काफी दखल रखते थे। विल्सन कर्नल हाउस की गोपनीय सलाह और परामर्श पर जितने निर्भर थे उतने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों पर भी नहीं थे। कर्नल प्रेसिडेंट को प्रभावित करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते थे? सौभाग्य से हमें यह बात पता है, क्योंकि हाउस ने खुद यह बात आर्थर डी हाउडन स्मिथ को बताई थी, जिन्होंने इसका जिक्र द सैटरडे इवनिंग पोस्ट में छपे अपने लेख में किया है। जब मैंने प्रेसिडेंट को अच्छे से जान लिया, हाउस ने कहा, तो मैंने यह भी जान लिया कि उनसे अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी विचार को उनके सामने हल्के फुल्के ढंग से बता देना, जिससे उनके मन में इसके प्रति रुचि जाग जाए, ताकि वे खुद इसके बारे में सोचने लगें।
पहली बार तो ऐसा संयोगवश हुआ था। मैं व्हाइट हाउस में गया था और मैंने उनके सामने एक ऐसी नीति का प्रस्ताव रखा था जिस पर वे उस वक्त असहमत थे। कई दिनों के बाद डिनर टेबल पर उन्होंने मेरे सामने मेरे ही सुझाव को इस तरह रखा जैसे वह सुझाव उन्हीं के दिमाग से निकला हो। मैं हैरान रह गया। क्या हाउस ने प्रेसिडेंट को टोककर यह कहा, यह आपका विचार नहीं है? यह तो मेरा विचार है। नहीं, हाउस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें श्रेय लेने की परवाह नहीं थी। वे तो परिणाम चाहते थे। इसलिए उन्होंने विल्सन को यह लगने दिया जैसे यह उन्हीं का विचार हो। हाउस इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने विल्सन को इन विचारों के लिए सार्वजनिक रूप से भी श्रेय दिया। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं वे सभी उतने ही मानवीय हैं जितने कि वुडरो विल्सन थे। इसलिए हमें कर्नल हाउस की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। एक बार न्यू ब्रंसविक के सुंदर कनाडाई प्रदेश के एक व्यक्ति ने इसी तकनीक का प्रयोग मुझ पर किया और उसने मुझे अपना ग्राहक बना लिया। एक बार मैं न्यू ब्रंसविक में फिशिंग और केनोइंग करने की योजना बना रहा था। इसलिए मैंने टूरिस्ट ब्यूरो से कैंपों की जानकारी चाही। स्पष्ट था कि मेरा नाम और पता मेलिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। मेरे पास बहुत से कैंप मालिकों के पत्र, बुकलेट और छपे हुए प्रशंसा के कोटेशन आ गए। मैं उलझन में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक कैंप मालिक ने चतुराई से काम लिया। उसने मुझे न्यूयॉर्क के बहुत से लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर लिखकर भिजवा दिए और मुझसे कहा कि मैं उनसे फोन करके पूछ सकता हूं कि उसकी व्यवस्था कैसी है। संयोग से मैं उस सूची में से एक व्यक्ति को पहचानता था। मैंने उसे फोन करके उसका अनुभव पूछा और इसके बाद मैंने कैंप के मालिक को अपने पहुंचने का टेलीग्राम कर दिया। दूसरे लोग मुझे अपनी सेवाएं बेचने की कोशिश कर रहे थे। इस व्यक्ति ने मुझे सेवाएं खरीदने के लिए विवश कर दिया। इसीलिए वह कैंप वाला जीत गया। 2500 साल पहले लाओ त्से नामक चीनी दार्शनिक ने कुछ ऐसी बातें कही थीं, जिन पर इस पुस्तक को पढ़ने वाले अमल कर सकते हैं। नदियाँ और समुद्र सैकड़ों पहाड़ी धाराओं का पानी सिर्फ इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि वे अपने आप को उनसे नीचे रखते हैं। इसी वजह से वे पहाड़ी झरनों पर शासन कर पाते हैं। इसी तरह संत भी अपने आप को इंसानों से नीचे रखते हैं ताकि वे उनसे ऊपर उठ सकें, उनसे पीछे रखते हैं ताकि वे उनसे पहले रह सकें। इसी कारण हालांकि संत इंसानों से ऊपर होता है, परंतु इंसानों को उससे तकलीफ नहीं होती। हालांकि वह उनसे पहले होता है, परंतु इंसानों को उससे कोई कष्ट नहीं होता। यह था इस चैप्टर का सिद्धांत 7। दूसरे व्यक्ति को यह लगने दें कि यह विचार उसी का है। और दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। और अब मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।